नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं आपके साथ ऋतिका थपलियाल और इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे। देश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पिछले 10 दिनों में ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली के विजय चौक पर राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेता बढ़ती कीमतों को कम करने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा, पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 9 गुना बढ़ोतरी हुई है। हम मांग करते हैं कि बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में लाना चाहिए। कांग्रेस आज इस मुद्दे पर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीते कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार तक पेट्रोल 101.181 रुपए प्रति लीटर और डीजल 93.07 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध है। वहीं मुंबई में ईंधन की कीमतों में 84 पैसे की वृद्धि देखने को मिल रही है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें 116.72 रुपए और 100.94 रुपए तक पहुंच गई है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने अन्य पार्टी नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया है, उन्होंने कहा, हमने भविष्यवाणी की थी कि जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होंगे, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। हम मांग करते हैं कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को रोका जाए। सरकार ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी खबर में हमारे साथ सूर्य भूषण जी जुड़ चुके हैं। सूर्य भूषण जी, सूर्य भूषण जी, हेलो। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। सूर्य भूषण जी, लगातार देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के लगातार जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों को? ये महंगाई जो पेट्रोल डीजल की है, ये आम जनता के लिए और अपितु पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही कष्टदायी और कष्टकारक बनती जा रही है। हम्म। और इस पेट्रोल और डीजल से हमारे देश में अर्थव्यवस्था, जो आम नागरिक की अर्थव्यवस्था है, जो रोजमर्रा की खर्चे की जो व्यवस्था है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और उस असर के नाते उनका जीवन बहुत ही कष्टमय होता जा रहा है। और घर चलाने से लेकर के और परिवार से संभालने तक, पढ़ाई लिखाई हर जगह इस बजट का असर पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। पूरे देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। जी 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 जी। क्या तो कुछ कहेंगे? प्रदर्शन प्रदर्शन करने का मुख्य यही चीज है कि हमारे देशवासियों को कम से कम इस कष्ट से निकलने के लिए कुछ उपाय, रियायत सरकार को देना चाहिए। अभी चुनाव जब तक थे तब तक इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, और चुनाव बीतते ही पुनः उसी क्रम में बढ़ते रहे, बढ़ना शुरू हो गया है पेट्रोल और डीजल के दाम। तो इस पे सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल बढ़ना ठीक नहीं है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि युद्ध की स्थिति है, कोरोना काल की वजह से जो है, इस अच्छा, वजह से जो है पेट्रोल के दामों को बढ़ाया गया है। जैसे युद्ध की स्थिति केवल अब माने इसका असर केवल अपने भारत पे तो नहीं है ना, अन्य देशों पे तो भी होना चाहिए। और युद्ध की स्थिति शुरू चुनाव से पहले भी हुई थी, फिर चुनाव के समय क्यों नहीं बढ़ रहे थे पेट्रोल और डीजल के दाम? युद्ध आज तो शुरू हुआ नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के पास कुछ कुछ काम धाम नहीं है, इसलिए लगातार प्रदर्शन कर रही है। हमारा काम ही है जनता को, जनता की बातों को सुनना, जनता के दुख सुख में खड़े होना। हमारा काम तो यही है ना, हम तो अपना काम, अब यह काम करना उनको सही नहीं लग रहा है तो फिर ऐसी उल जलूल बातें जरूर बोली जाएंगी।
और साथ में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ाए गए हैं वो स्थिर नहीं है, वो तो कुछ समय बाद उसे घटा दिया जाएगा। अभी स्थिति देश भर में ऐसी बनी हुई है, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो है चल नहीं, रहा है। इस तरीके के हालात कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्कों में बने हुए हैं, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है। उसके बाद जब थोड़ा सा स्थिति सामान्य हो जाएगी इस उसके बाद दामों को कम कर दिया जाएगा। मैंने तो यही इसीलिए ना कहा मैंने इस बात को कि युद्ध की स्थिति अभी तो शुरू हुई नहीं थी। युद्ध की स्थिति चुनाव से पहले भी तो शुरू हुई थी। फिर पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों घट गए थे उस समय? क्योंकि चुनाव था और अपने फायदे के लिए इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए और घटाने के साथ साथ उसको स्थिर भी रखा था। अभी चुनाव खत्म हो गया, पुनः पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने लगे। और एक बात और कहना चाहूंगा, केवल युद्ध जो हो रहा है उससे केवल भारत पे ही असर तो नहीं पड़ना है ना, सारे देशों पे तो असर पड़ना चाहिए ना इसका। फिर वहां क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? कांग्रेस का जो अभियान चल रहा है महंगाई मुक्त भारत अभियान, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, यह अभियान हम अपने भारत देशवासियों के पक्ष के लिए रखे हुए हैं और हमारे भारत के लोगों के लिए रखे हैं, ताकि उनके जीवन में रोजमर्रा की जो परेशानियां हो रही हैं महंगाई से, उस परेशानियों को कम करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। और हमारा उद्देश्य भी है कि इसको किसी न किसी प्रकार से कम किया जाए। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष जो है जमकर हल्ला बोल रहा है, जमकर जो है सवाल खड़े कर रहा है, मोदी सरकार को लगातार घेर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पिछले 10 दिनों में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का पूरे देश भर में शुरू हो गया है। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेता बढ़ती कीमतों को कम करने की मांग लगातार कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 9 गुना बढ़ोतरी हुई है। हम मांग करते हैं कि बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में लाना चाहिए। राहुल गांधी, कांग्रेस आज इस मुद्दे पर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीते कई दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आपको बता दें, भतीजे अखिलेश यादव से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल यादव बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शिवपाल की मुलाकात के बाद इसकी संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मुलायम परिवार की अंदरूनी लड़ाई एक बार फिर से तेज हो गई है। चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि भतीजे ने चाचा को सपा का विधायक मानने से इनकार कर दिया। इस बीच शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके बड़ा सियासी दांव चलने का प्रयास किया है। आपको बता दें, लगातार उपेक्षा से आहत प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। चर्चा है कि शिवपाल यादव ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उसके बाद शिवपाल यादव बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। सीएम योगी और शिवपाल यादव की इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारे में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सूत्र बताते हैं कि इटावा से दिल्ली जाने के दौरान शिवपाल ने पूर्व विधायक हरिओम यादव से भी मुलाकात की थी। वहीं शिवपाल सिंह यादव गुरुवार की सुबह राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम में पहुंचे। माना जा रहा है कि जल्द ही शिवपाल यादव बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसी के साथ समाजवादी पार्टी से मंजूर आलम इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका सर। किस तरीके से देख रहे हैं, आखिर क्यों नाराज हो गए? एक पार्टी के नेता अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से नाराज हो गए सर, क्यों नाराज हो गए? चाचा भतीजे के अंदर क्या चल रहा है, क्या दोनों के बीच में चल रहा है? अंदरूनी कलह क्यों सामने आ रहा है आखिर? मंजूर आलम, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? हाँ, आवाज आ रही है। आखिर क्यों लड़ाई चल रही है चाचा भतीजे के बीच में? क्या हो गया है? लड़ाई क्यों चल रही है? क्यों नाराज चल रहे हैं शिवपाल यादव?
माननीय शिवपाल यादव जी का नाराजगी का उन्होंने जो कहा है, बताया है कि जो नाराजगी है ये यही लगा कि विधानमंडल दल की जो बैठक किया गया समाजवादी पार्टी की, जिसमें प्रतिपक्ष के नेता और विधानमंडल दल के नेता हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को चुना गया, उसमें माननीय शिवपाल यादव जी को बुलाया नहीं गया, ये एक कारण माना गया। और शिवपाल यादव जी जो है वो बैठक में नहीं आए। उन्होंने इस बात का नाराजगी जाहिर किया था कि मुझे विधानमंडल दल की बैठक में बुलाया नहीं गया, मुझे न्योता नहीं भेजा गया। ये गुस्सा का कारण उनका हो सकता है, जो आज ये जो नाराजगी उनके परिवार में चल रहा है, यह एक लेकिन कारण उनको हो सकता है उनको कि आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? जब विपक्ष को भी आमंत्रित कहीं ना कहीं किया गया, उनको आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? ने समाजवादी पार्टी के जो विधानमंडल दल की बैठक हुआ, उस बैठक में माननीय शिवपाल यादव जी का जो बयान आया वो ये कहा गया कि हमको आमंत्रित नहीं किया गया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब क्यों नहीं उनको आमंत्रित किया गया कि नहीं किया गया। अब ये अगर किया गया होता तो जरूर आए होते, अगर नहीं किया गया तो यह दुख की तो बात है। उनकी नाराज होना स्वाभाविक चीज है कि वह सपा के चुनाव लड़े और उनको बताना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी एक अलायंस में है, मोर्चा में है, गठबंधन में है। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने उनको नहीं बुलाया है विधानमंडल की बैठक में, तो ये एक कारण माना जा सकता है। बाद में जो है अलायंस के गठबंधन के नेताओं को भी दूसरे दिन बैठक हुआ, जिसमें शिवपाल यादव जी को निमंत्रण भेजा गया था। उसमें शायद वो नहीं आए, इसलिए नहीं आए कि उनको लगा कि पहली विधानमंडल दल की बैठक में हमको नहीं बुलाया गया, उसकी नाराजगी का दूसरे गठबंधन की बैठक बुलाया गया, सहयोगी दलों की बैठक बुलाया गया, उसमें वो नहीं आए, तो शायद वो नाराजगी को इजहार किए उस बैठक में न आके। लेकिन इतनी लड़ाई आपस में हो गई है, अंतरकलह, अंदरूनी कलह अब जो है सामने आ रही है। दोनों अगर बात की जाए चाचा भतीजों के बीच में, कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो नहीं, विधायक मानने से ही मना कर दे रहे हैं। बड़ी बात है, कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं अगर शिवपाल यादव की बात की जाए, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं, अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। मंजूर आलम जी। जी जी, राजनीति में कुछ भी संभव है, इसकी कोई कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। शिवपाल जी हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी से मिले हों या जिससे भी मिले हों, तो एक शिष्टाचार भी मुलाकात हो सकता है, यह भी इस भी नजर से देखा जा सकता है। या अपना दबाव बनाने के लिए अखिलेश जी के सामने अपना वजन बढ़ाने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए भी उनके पास जा रहे हो मिलने के। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर में ये आपस में बहुत धन्यवाद मंजू आलम आपस जी। का मामला है। बहुत धन्यवाद। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। आपको बता दें, भतीजा अखिलेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी आवास पर बुधवार को हुए हमले पर आज पहली बार बोले, जिसमें उन्होंने भाजपा से सवाल किया। केजरीवाल ने गुरुवार को भाजपा से सवाल किया है कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी और सत्तासीन पार्टी दिल्ली में ऐसी गुंडागर्दी करेगी तो वह देश के युवाओं को क्या संदेश देगी। केजरीवाल ने अपने घर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ पर बोलते हुए कहा, कल मेरे घर पर हमला हुआ, देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है, पर मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, देश है। इस तरह की गुंडागर्दी सही नहीं है। क्या ऐसे देश आगे बढ़ेगा? नहीं ना। आइए सब मिलकर देश के लिए काम करें। वह आगे बोले, गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर देश को 21वीं सदी का भारत बनाना है तो सभी को प्यार मोहब्बत से मिलकर काम करना होगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी अगर राजधानी में इस तरह की गुंडागर्दी करती है तो युवाओं में गलत संदेश जाता है। इसी खबर में हमारे साथ सूर्यभूषण पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इसी खबर में हमारे साथ में विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, किस तरीके से देख रहे हैं
अरविंद केजरीवाल के आवास पर जिस तरीके से जो है हमला कर दिया गया, वही आम आदमी पार्टी जो है साफ तौर पर इसका जो जिम्मेदार है वो भारतीय जनता पार्टी को ठहरा रही है। जी, इस पूरे घटनाक्रम के लिए स्वयं अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदार। छोटी सी मांग थी कि द कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री किया जाए। भारत के ज्यादातर प्रदेश सरकारों ने उस आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, थोड़ा तेज बोलिए प्लीज। जी, विवेक श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा के गुंडे हैं, भाजपा जो है अरविंद केजरीवाल के मौत का षड्यंत्र कहीं ना कहीं रच रही है, हमला कर दिया उन्होंने। देखिए रितिका जी, ये इनके बेबुनियाद बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं रखती। हमारी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है सर। ठीक है, रखिए सर, रखिए अपनी बात को, आ रही है आवाज। भारतीय जनता पार्टी की जहां भी जिन प्रदेशों में सरकारें हैं, हम कहीं भी इस तरह के उपद्रव में विश्वास नहीं करते। इस पूरे घटनाक्रम के लिए अरविंद केजरीवाल जी स्वयं जिम्मेदार है। छोटी सी मांग थी कि तमाम प्रदेश सरकारों ने द कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री किया है, आप भी टैक्स फ्री कर दीजिए। उन्होंने ये ना करके उसके ऊपर जिस तरह का बयान दिया और हंसी उड़ाई, उनके उस आचरण से संपूर्ण समाज को दुख पहुंचा है। और युवा मोर्चा ने उस दुख की अभिव्यक्ति उनके दरवाजे पर धरना प्रदर्शन से की। अब उसमें उनको ये दिक्कत आ रही कि साहब मेरे दरवाजे पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली की विधानसभा में उस छोटी सी मांग का उपहास उड़ाया और उस विषय की हंसी उड़ाई, वो लाखों कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उनका भी अपमान है। जो घटनाक्रम घटे और जिस मूल पटकथा पे वो फिल्म बनाई गई है, उस पूरे घटनाक्रम से जो लोग प्रभावित थे, जिनका पलायन हुआ, देश में ही जो शरणार्थी बन के रहने के लिए विवश है, आज अगर किसी फिल्म के माध्यम से उस कालखंड की सच्चाई देश के सामने आ रही है, तो उस सच्चाई को लोग जानने ना पाए, लोग देखने ना पाए, उसमें इस तरह की जो उनका जो विचार रहा सदन में, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, बहुत ही निंदनीय रहा। दिल्ली सरकार इसके पहले केजरीवाल का बयान भी आया है, उन्होंने भी कहा है कि देश की इतनी बड़ी सत्तासीन पार्टी अगर इस तरीके से गुंडा राज करेगी, वो भी राजधानी में, तो फिर देश का विकास कैसे होगा। कहा कौन सी गुंडा अराजकता की बात तो वो कर रहे हैं। बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम हुआ, 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी हिंदू घाटी से पलायन किया और उस तत्कालीन कालखंड को दर्शाती उस पर तमाम प्रदेश सरकारें टैक्स फ्री कर रही है। फ्री करने की बात तो छोड़ो, विषय का उपहास उड़ा रहे हैं। तापसी पन्नू किसान की आग टैक्स फ्री कर दे रहे हैं। नील बटे सन्नाटा थोड़ा भाषा की टैक्स फ्री कर दे रहे हैं। रणवीर सिंह की इसी खबर में हमारे साथ नीरज प्रताप जी आम आदमी पार्टी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यस मैम, पहुंच रही है। किस तरीके से देख रहे हैं आज आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने आज इस बात को कहा, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर लगातार जो है आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये बेबुनियाद आरोप है। देखिए, आम आदमी पार्टी किसी पर आरोप लगाने की बात नहीं करती। आम आदमी पार्टी करती है काम। अगर 1989 में देखिए, जब कश्मीरी पंडित वहां से कश्मीर से पलायन किया था, जम्मू में आए, तो उस दौरान से लेकर के आज तक इनकी सरकार वहां पे वर्तमान में 8 साल हो गई, पहले 5 साल रही, 1 साल और रही, 8 और 6 14 साल यहाँ पे रही है। कितना काम इन्होंने पुनर्वास के लिए किया है। आज पूरी पार्टी पोस्टर लगाने का काम कर रही है। क्या पोस्टर लगाने से कश्मीरी पंडितों का भला हो जाएगा? हम तो कह रहे हैं आप ये ब्यौरा दीजिए कि इतने सालों में आपने कितने लोगों को पुनर्वास किया, कितना काम किया। हमारी दिल्ली में सरकार आई है, 1993 से मामला था, जो कश्मीरी पंडितों को हम लोगों ने रोजगार दिया।
और यहाँ पे जो टेम्परेरी लोग इनरोलमेंट किया है टीचर, गेस्ट टीचर, और हमने जो है 1993 से लेकर आज तक उनको परमानेंट कर दिया। दूसरी चीज, हम ये चाहते हैं कि जो अगर दिखावा करने से कोई फायदा नहीं, आप अगर इतने सालों के बाद भी यदि आप पोस्टर लगा के काम चला रहे हैं तो बेहद शर्मनाक है। और दूसरी चीज, जब हम बात आपसे काम की कर रहे हैं तो आप हमारे मुख्यमंत्री जी, ठीक है, इसी के बात घर पे पर हमला इसी बात करवाते पर एक हैं। छोटा सा कमेंट भाजपा से मैं लेना चाहूंगी, फिर लौटूंगी आपके पास में। विवेक श्रीवास्तव जी, पुनर्वास की बात कर रही है आम आदमी पार्टी के, पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पुनर्वास की बात कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? इसका जी यही अरविंद केजरीवाल हैं, जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ रेफरेंडम की बात करते हैं। आज पुनर्वास की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि पुनर्वास की स्थिति जब वहाँ पे बनेगी तब न पुनर्वास होगा। इसके पूर्व जो हमारी सरकार थी 5 साल, उसमें क्या हमारे पास राज्यसभा में बहुमत था? क्या हम वहाँ पे 370-35 से हटाने की स्थिति में थे? आज 370-35 से हटाने के बाद हम वहाँ कुछ करने की स्थिति में आए हैं। हम जब राज्यसभा में हमारे पास समर्थन बढ़ा तो पहले 370-35 से हटाया, आतंकवाद की कमर तोड़ी। एक समय था कि पूरे भारत में बम फटते थे, लखनऊ से लेके फैजाबाद से लेके वाराणसी तक के कचहरियों में बम फटते थे। हमने पिछले कार्यकाल में आतंकवाद को जम्मू कश्मीर सीमाओं में समेटा। अब इस कार्यकाल में हम जम्मू कश्मीर की सीमा पार आतंकवाद की कमर तोड़ रहे हैं। ये क्या इतना आसान था? तो इस तरह की जबान हिलाने की काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। जब वहां जम्मू कश्मीर गए तो जब रेफरेंडम की बात करके आए थे, आपको याद होगा, इनकी रिकॉर्ड उठवा के देखिए। इस तरह के अराजकतावादी लोग अराजकता फैलाने की जिस तरह की कोशिश करते हैं, हर विषय पर ये रेफरेंडम की बात करते हैं। आज जो स्थिति जम्मू कश्मीर में हुई, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा, ये बिना हमारे कुछ ये संभव हुआ है क्या? अरविंद केजरीवाल के करने से हुआ है क्या? भारतीय जनता पार्टी वहां विकास भी कर रही है, आतंकवाद की कमर भी तोड़ रही है। और अब इसके अगला स्टेप है कि वहां पे कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास भी हो। तमाम जो मंदिर टूटे थे कश्मीर में, उनका जीर्णोद्धार का काम भी चल रहा है। ये सारी चीजें हो रही है। व्यक्ति विशेष को एक एक आदमी को सुरक्षा दे पाना संभव नहीं है जब तक वहां सुरक्षा का माहौल ना बने, आतंकवाद की कमर ना तोड़ी जाए। जिस तरह की बात करके बात छोटी सी थी कि आप कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका विधानसभा में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने मजाक उड़ाया, वो बहुसंख्यक समाज का अपमान है। प्रतिक्रिया नीरज प्रताप जी से नहीं, हम आपसे अगर देखिए, ऐसा है, आप सिर्फ कश्मीर उस फिल्म को टेक्स्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कितना समय आपको और चाहिए? 8 साल आपको सत्ता में हो गए हैं, आप मुझे बोलते हैं अभी वो समय नहीं बना पाए हैं। आप कौन सी सियासत चला रहे हैं? आप कौन सी सरकार चला रहे हैं? 8 साल में आप माहौल तैयार नहीं कर पाए हैं। कब माहौल तैयार कर पाएंगे? 8 साल लगेंगे? 80 साल लगेंगे क्या? इसको टैक्स फ्री करने में आपकी नानी क्यों कर रही है? नहीं, आप ये बताइए, नहीं आप कश्मीर भाई, आप रोजगार के ऊपर बात क्यों नहीं करते? आप कश्मीरी लोगों को रोजगार की बात क्यों नहीं करते? उनके पुनर्वास की बात क्यों नहीं करते? नहीं है, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। कर सकते हैं कश्मीर भारत की टैक्स फ्री करने में आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपके कार्यकर्ता गुंडे ही उतर आते हैं और आप उनका पक्ष ले रहे हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का साथ दे रहा है, जांच करिए, उनके ऊपर FIR दर्ज कराइए। माननीय प्रधान आप ये बताइए, अराजक कौन है? आप MCD चुनाव से भाग रहे हैं, आप चुनाव कराना नहीं चाहते हैं, आप तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, आप कश्मीरी पंडितों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। एक-एक करके बात करेंगे। आपके समय पे जितनी अराजकताएं होती हैं, आप महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं, आप महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं, बाद में उनको आतंकवादी कहते हैं। कश्मीर फाइल अगर एक सियासी घटना को दर्शा रही है, उसको टैक्स फ्री करने में आपके केजरीवाल के पेट में दर्द। आप ये बताइए, आप लोकतांत्रिक तरीके से आप कहें, नहीं है, ये कौन सा तरीका होता है कि आप गुंडे भेज के मुख्यमंत्री जी के घर पे तोड़ फोड़ करवाते हैं, कैमरे तोड़वाते हैं? मेरी बात सुन ले जरा सा, आपकी बात मैंने बर्दाश्त नहीं करेगा।
मैंने आप किस बहुसंख्यक समाज की बात करें? हम तो बहुसंख्यक समाज से आते हैं। आप हिंदू मुस्लिम के अलावा पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास जात पात के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। आपकी शिक्षा की बात करें ना, आप रोजगार की बात करें, आप करना कुछ है नहीं। फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति करनी है तो रोजगार की राजनीति करिए, मुद्दे की राजनीति करिए। आप राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ मुद्दे की राजनीति करिए ना। आप ये बताइए मुझे कितना दिया है, काम कर रहे हैं, इसका जवाब समाज आपको देगा, वोट की छोट नहीं देगा। अरे आप पुनर्वास तो करिए साहब। आपने 8 साल में माहौल तैयार नहीं कर पाए, अभी तक कम कर पाएंगे माहौल तैयार साहब? कितनी सत्ता और चाहिए साहब? आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए साहब, 1 साल कर पुनर्वास हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए। एक एक करके बात करेंगे हम। नीरज प्रताप जी, विवेक श्रीवास्तव जी। नीरज प्रताप जी, एक आखिरी कमेंट आपसे भी ले रही हूँ और फिर श्रीवास्तव जी आपसे भी ले रही हूँ। नीरज प्रताप जी, कई राज्यों पर द कश्मीरी फाइल्स टैक्स फ्री हो गई, लेकिन दिल्ली पे क्यों नहीं? देखिए ऐसा है, ये आपका माननीय केजरीवाल जी के ऊपर है। दूसरी चीज है, देखिए मान ली टैक्स का मुद्दा नहीं है, टैक्स फ्री का मुद्दा इस बात का है, आप उसको इंटरनेट में डाल दीजिए, पूरे देश में टैक्स फ्री हो जाएगी। हम तो पहले ही कहा इसको पूरा फ्री कर दीजिएगा, तब दिखाइए। नहीं है, आप मान अपमान की यहाँ बात कहाँ गई? आपके समय पे आप महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं, 8 साल में आप माहौल तैयार नहीं कर पाते। मेरी बात सुन लीजिए आप अग्रवाल जी, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बड़ी तसल्ली से इत्मीनान से सुना है, 2 मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए। आपके समय पे अक्षरधाम का कांड होता है, आपके समय पुलवामा होता है, आपके समय संसद हमला होता है, आप उसकी जवाबदारी नहीं लेते हैं। आपके समय पे पुलवामा कांड हुआ था, आप बताइए जांच कहां तक पहुंची? आपने माननीय केजरीवाल जी के यहाँ गुंडे भेजे, उसकी जांच क्यों नहीं करते आप? नहीं है, आप पूरी पार्टी उसके ऊपर लगी हुई है, लगी है, दिन रात यही काम कर रहे हो, नफरत फैलाने का काम कर रहे हो। पार्टी आप रोजगार की बात नहीं कर रहे आप। ये इच्छा शक्ति नहीं थी, अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर में लंदन की बात करके आए थे। इच्छा शक्ति जितनी आम आदमी पार्टी ने दिखाई है, उतना बढ़िया किसी ने नहीं दिखाई है। नहीं, इतनी बढ़िया सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे रही है, उसका जवाब जनता ने बहुमत लेकर दिया है। आपको वहां कुछ भी नहीं मिला, नहीं है, आप उसका गुस्सा निकाल रहे हैं, आप एमसीडी चुनाव से भाग रहे हैं, इसलिए फालतू के मुद्दे ला रहे हैं। नहीं है, आप चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, आप लोकतंत्र को नहीं मान रहे हैं। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। नहीं है, आप लोकतंत्र को तो मानिए, एमसीडी चुनाव समय पर कराइए। केजरीवाल जी ने कहा है हम राजनीति छोड़ देंगे यदि आप जीत जाएंगे। आप डिबेट कर रहे हैं, नहीं है, आप ये बताइए आपने हमला क्यों कराया? इसका इनसे कहिए विषय में बात करें। कश्मीर फाइल इसकी सरकार दिल्ली की टैक्स फ्री करती है या नहीं करती है? आप ये बताइए, नहीं आप ये बताइए, कश्मीरी लोगों के वेलफेयर में आपकी पार्टी ने कितना काम किया है? हम आपसे सिर्फ जवाबदारी है मांग रहे हैं। आप बताइए कितने लोगों को आपने शिफ्ट किया, कितने लोगों को वापस भिजवाया, कितने लोगों को आपने नौकरियां दी, कितने युवाओं को आपने सेना में भर्ती किया? हम इतना ही पूछ रहे हैं आपसे। आप पिक्चर की बात कर, सिर्फ उसके प्रमोशन मिलेगी। नहीं, आप सबको बताइए हमने कब मना किया? आप पूरी दुनिया को दिखाइए, इंटरनेट पे डाल दीजिए, वैसे डाल दीजिए, पिक्चरों में आप करवाइए। नहीं, आप एक पिक्चर को लेकर आप उसका प्रॉफिट आम जनता के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं? कश्मीरी पंडितों के बिल पर क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? करिए ना साहब। दिक्कत क्या है? नहीं है, आपने पूरे समय टैक्स फ्री कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है साहब। नहीं है, आप खूब दिखाइए साहब, फेसबुक पे डालिए, सब पे डालिए। आप सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, काम तो कर ही नहीं रहे साहब। एक पिक्चर के प्रमोशन से देश चलेगा क्या साहब? एक पिक्चर के प्रमोशन देश चलेगा? आप कश्मीरी पंडितों के भले के लिए सब काम करिए, हम तो ये चाहते हैं, हमारी पार्टी ये चाहती है। युवाओं को रोजगार दे दीजिए, उनका पुनर्वास करवा दीजिए, उनके घर में उनको वापस पहुंचवाइए साहब। आप बोले 8 साल में समय नहीं मिला ना, कौन समय मिलेगा आपको? आपने एक छोटी सी फिल्म को आप आप बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपके समय आपके पास इतिहास लिखने का मौका है, आप अपने 8 सालों में नहीं किया, अगले 3 सालों में कर दीजिए।
नहीं, उनको पुनर्वास करवा दीजिए, उनको जो विस्थापित हुए हैं उनकी पेमेंट करिए। आपके पास पूरी सत्ता है, आप केंद्र में भी हैं, आपके एक-एक पास करके हम पूरी लोग बात सरकार है, करेंगे, प्लीज। आप काम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, और दूसरा है उसको काम नहीं करने देना चाह रहे हैं। आप एमसीडी में चुनाव में आइए, नहीं अच्छा पिक्चरों क्या है, आप अकेले उस पर बात कर रहे हैं, एक-एक करके आप बात मुद्दे करेंगे। बात करें। डिबेट ही उसी विषय पे मुख्य रखती है। नीरज प्रताप जी, विरोध भाजपा का है या कश्मीरी फाइल्स का? विरोध भाजपा का है कश्मीरी फाइल्स का? नहीं, मेरा विरोध जो है मुद्दे का है। मैं ये कह रहा हूं आप तो दिल्ली में पुनर्वास टैक्स फ्री क्यों करवाइए। नहीं मूवी? आपने दिल्ली में टैक्स फ्री क्यों नहीं 8 साल में देखिए पूरा टैक्स फ्री। मैं तो कह रहा हूं इसको इंटरनेट डाल दीजिए, पूरा ही फ्री है, ये पूरा फ्री। सबको दिखाइए, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया को दिखाइए। फिर आपके अरविंद केजरीवाल इस तरीके का बयान देते हैं संसद में। देखिए माननीय केजरीवाल जी को जानबूझ के लोग टारगेट कर रहे हैं। असली मुद्दा जो है एमसीडी चुनाव का है। ये चुनाव से भाग रहे हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इन्होंने विकास तो किया नहीं है। पूरा एमसीडी के अंदर कचरा बड़ा हुआ है, कहीं आग लगी हुई है, कहीं कुछ है। इन्होंने कोई वेलफेयर पे काम नहीं किया है, नहीं है। अगर काम किया होता तो काम के नाम पे वोट मांग दीजिए। आप चुनाव क्यों भाग रहे हैं? आप लोकतंत्र भाजपा से विवेक श्रीवास्तव जी का आखिरी कमेंट आपका, फिर अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। रितिका जी, क्यों डिले कर रहे हैं? रितिका जी 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 रखिए अपनी बात। उनसे पूछिए जो आज इन्होंने कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पे डालने की सलाह सदन में दी, तापसी पन्नों की सार की आंख को यूट्यूब पे डालने की सलाह क्यों नहीं दी? उसको क्यों नहीं, आम आदमी पार्टी तो जमीन काम करती है, हम तो जमीन पे जाएंगे साहब। नहीं है क्यों किया वो टैक्स, उसको टैक्स फ्री क्यों किया? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। विवेक श्रीवास्तव जी आपका धन्यवाद और नीरज गुप्ता जी आपका भी बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विधायकों को एक एक विद्यालय गोद लेने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 4 अप्रैल से श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत होगी। ऐसे में इसको लेकर विभाग सभी तैयारी कर लें। हर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती हो। बेसिक शिक्षा से जुड़े हर विद्यालय में पेयजल, टॉयलेट, स्मार्ट क्लास और फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके साथ ही बच्चों की यूनिफॉर्म और जूते मोजे की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास होगा कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जाए। उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि इसके लिए निजी संस्थाओं, स्कूल के पुराने विद्यार्थियों को अभियान चलाकर जोड़ा जाए। सभी जनपदों में जहां साक्षरता की दर कम है वहां के विद्यालयों में वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाए। शिक्षकों की तैनाती से लेकर बुनियादी सुविधाओं का समयबद्ध अभियान चलाया जाए। ऑपरेशन कायाकल्प से बेसिक शिक्षा परिषद के सारे विद्यालयों को आच्छादित किया जाए। सभी अध्यापक उन बच्चों के घर जाकर उन बच्चों के परिजनों से मिलकर उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री गुरुवार को अफसरों के प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 2 अप्रैल को सिद्धार्थनगर से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसको लेकर विभाग सभी प्रकार की तैयारियों को समय से पूरा कर ले। प्रदेश में आमजन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस अभियान के माध्यम से जागरूकता, इलाज और सुविधाओं के उच्चीकरण के साथ साथ स्टाफ की तैनाती को एक अभियान चलाकर गति दी जाए। प्रदेश के सभी जिलों में मरीजों को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। चिकित्सा विभाग इस बात को सुनिश्चित करें कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस ना जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। क्या नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिल्ली जाना चाहते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 30 मार्च को बिहार विधानसभा में अपने एक चैम्बर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने जो भी कहा उससे यही झलक रहा है। नीतीश विधायक, लोकसभा सांसद, केंद्र सरकार से मंत्री, बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, अभी भी एमएलसी हैं।
नितिन को लगता है कि उनको अगर एक बार राज्यसभा की सदस्यता मिल जाए तो उनका सियासी जीवन पूरा हो जाएगा। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आप अपने पुराने संसदीय क्षेत्र नालंदा का दौरा कर रहे हैं, पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ को जिला बनाने की बात की है, वहां से कई बार सांसद रह चुके, तो क्या फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि ये मेरा बिल्कुल निजी दौरा है, 2 साल तक कोरोना काल के कारण मैं नहीं जा पाया, इसलिए वहां जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, समस्याएं सुन रहा हूं, लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। इस दौरान नीतीश ने कहा कि अब तक वे राज्यसभा के सदस्य नहीं बने हैं, उनकी इसी बात से लगा कि राज्यसभा जाना चाहते हैं। साथ में नीतीश ने ये भी कहा कि वे फिलहाल बिहार की सेवा कर रहे हैं, यहाँ की जिम्मेदारी उनके पास है, लेकिन नीतीश ने राज्यसभा वाली जो बात कही, इसके बाद से सियासी गलियारों में अटकलें लगने लगी हैं कि क्या नीतीश सच में बिहार की बागडोर दूसरे को सौंप राज्यसभा जाना चाहते हैं। नीतीश के उपराष्ट्रपति बनने की चर्चा भी जोरों पर है। चर्चाएं हैं कि बीजेपी उनको उपराष्ट्रपति बनाने का ऑफर देगी तो उनके राज्यसभा जाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा, राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे। खास खबर में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।